बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जालिम इश्क को आगे से शुरू करते हैं। अगले दिन फजर यूनी से फिर छुट्टी करके शॉपिंग पर चली गई क्योंकि उसने अब तक परी की शादी की बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की थी। वो वापसी तक उसे देर हो गई थी क्योंकि उसने आज सारी शॉपिंग की थी। आज जब वो घर पहुंची तो साजिदा बेगम और साजिद साहब तकरीबन तैयार थे, इसलिए वो चले गए और फजर को बाद में ड्राइवर के साथ आने का कहा। फजर भी तैयार होने चली गई और तैयार होकर उसने लाइट येलो और गोल्डन से मिक्सचर की शर्ट और उसके नीचे गरारा पहना था, बालों का स्टाइल बना रखा था और हल्के से नेचुरल मेकअप में वो इंतहा की हसीन लग रही थी। तैयार होने के बाद उसने शीशे में खुद को आखिरी नजर देखा और जैसे ही वो अपने कमरे से निकलने लगी किसी ने उसको खींचकर दीवार के साथ लगा दिया। डर के मारे उससे पहले वो चीखती, मुकाबिल ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंट लिया। चीखना मत, ये कहकर उसने फजर के चेहरे से हाथ हटा लिया। आलियान, तुम पागल हो क्या? फजर ने सांसें हमार करते हुए कहा। यहाँ क्या कर रहे हो और अंदर कैसे आए? यहाँ से आया हूँ, आलिया ने खिड़की की तरफ इशारा करके बताया, और अपनी जोजा से ये पूछने आया हूँ कि आज फिर वो यूनी किस खुशी में गैर हाजिर थी। परी की शादी है इसलिए पूरे हफ्ते यूनी नहीं आऊंगी। अब कोई और सवाल किए बिना जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। चला जाता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? ये कहते हुए आलिया ने दीवार पर हाथ रखा और टिकटिकी बांधे फजर को देखने लगा, जिससे फजर को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। 5 मिनट तक जब वो ऐसे ही देखता रहा तो फजर हिम्मत करके बोली, आलियान प्लीज जाओ। फजर के ये कहने से आलियान जैसे होश में आया और फजर के कान में सरगोशी की, यू लुक्स ब्यूटीफुल। ये कहकर जैसे ही वो खिड़की से आया था वैसे ही चला गया। फजर कुछ देर तो वहां खड़ी खिड़की को घूरती रही, लेकिन जब उसे याद आया कि उसे जाना है तो अपना बैग उठाकर चली गई। लेकिन आलियान की सरगोशी अभी भी उसे अपने कान में महसूस हो रही थी। फजर परी के घर आने के बाद सीधा उसके कमरे में चली गई, जहां पर परी येलो और ग्रीन कलर के शर्ट और गरारे में मोतियों के फूलों के बने जेवर पहने नेचुरल लिपस्टिक लगाए किसी गहरी सोच में गुम थी। फजर को अंदर दाखिल होता देखकर उसने चौंक कर उसे देखा और उसके गले लग गई, क्योंकि सिर्फ फजर ही थी जिसे वो अपना दुख बांट सकती थी। थोड़ी देर गले लगे रहने के बाद फजर से अलहदा हुई तो उसकी आंखें नीम थी। फिक्र मत करो परी, सब ठीक हो जाएगा, फजर ने उसे दिलासा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है फजर, हमने सोचा है अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा ही होगा, तुम परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ, नीचे सब तुम्हें बुला रहे हैं। ये कहकर फजर परी को अपने साथ ले गई और उसके कुछ ही देर बाद रस्म शुरू हुई। पहले सबने बारी बारी परी को हल्दी लगाई, फिर माहम को और फिर साथ को, जबकि परी इन सबसे उकताई बैठी थी। कुछ देर बाद परी सर दर्द का बहाना बनाकर फजर के साथ कमरे में चली गई। कमरे में आते ही परी ने नोच नोच कर फूलों के जेवर उतारे और नहाने चली गई। नहाकर सादा सा लॉन का सूट पहनकर आई और फजर जो इसी के इंतजार में बैठी थी उसकी गोद में सर रखकर आंखें मूंद ली। फजर को इस वक्त परी की हालत काबिले रहम लगी थी, जो अंदर से बहुत डरी हुई थी। अपनी बार हार का डर उसके अंदर हचकोले ले रहा था। अगर उसका प्लान फेल हो गया तो वो अपना सब कुछ हार जाएगी। परी ने फजर की गोद में सर रखे रखे अपना प्लान रिवाइज किया और फजर परी से गले मिलकर चली गई। आज मेहंदी थी, फजर भी सुबह ही परी के घर आ गई थी और तैयारियों में मदद कर रही थी। सबको इतना खुश देखकर उसका दिल उदास होता, उसका दिल चाहता वो परी को रोक ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिर को उसकी बहन जैसी कजन की खुशियों का सवाल था। शाम होते ही सब मेहंदी के लिए तैयारियों में जट गए, जबकि फजर परी और माहम पार्लर तैयार होने चले गए। यहाँ से उनके प्लान की शुरुआत होनी थी, जिसमें अगर उन्होंने कामयाबी हुई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर हार हुई तो सब कुछ तबाह। ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने कुछ ही देर में परी का मेकअप कर दिया और उसके बालों को कर्ल करके बीच से मांग निकाली गई और बिंदिया लगाई गई। पिंक कलर का लहंगा और ऑरेंज कलर की चोली पर सर पर दुपट्टा सेट किए वो इंतहा की हसीन लग रही थी। लहंगा चोली उसके लंबे कद पर बहुत जच रहा था और उसने हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहन रखी थी। परी तैयार हो चुकी थी, जबकि माहम और फजर अभी हो रहे थे। परी वेटिंग एरिया में वेट करने का कहकर बाहर निकल गई, जबकि अंदर बहुत घबरा रही थी। एक गहरी सांस लेकर परी ने चादर से खुद को अच्छी तरह ढांपा और टैक्सी लेकर पार्लर से निकल गए। वो नहीं जानती थी कि उसके इस अमल से क्या होगा। उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। घर में हर तरफ भगदड़ मची हुई थी, हर किसी को अपनी तैयारी की फिक्र थी। साथ जब बाहर के इंतजामात देख कर आया तो उसे तैयार होने के लिए कोई जगह न मिली तो आबदा बेगम ने उसे परी के कमरे में भेज दिया। वो अपने कपड़े और जरूरी सामान लेकर परी के कमरे में आ गया और उसने सफेद शलवार कमीज पर काली वेस्टकोट पहनी, साथ में खुसे पहनकर बालों को जल से सेट किया और हाथों में खूबसूरत घड़ी पहनी। तैयार होने के बाद उसने खुद को आईने में देखा और जैसे ही जाने लगा उसकी नजर टेबल पर पड़ी कागज पर पड़ी। उसने कागज उठाकर पढ़ा और पढ़ते ही हैरानी के साथ साथ गुस्सा उमड़ आया। उसने गुस्से में कागज को सख्ती से मरोड़ा और बाहर निकल गया। अब उसका रुख पार्लर की तरफ था। टैक्सी में बैठकर परी याद करने लगी कि उसने फजर को फोन पर बता रही थी कि मेहंदी वाले दिन पार्लर से भागकर किसी हॉस्टल में चली जाऊंगी और अपने कमरे में वो एक लेटर भी छोड़ आई थी जिसमें उसने मुख्तसर लिखा था,
कि वो जा रही है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती और ज़बरदस्ती के ताल्लुक से कुछ हासिल नहीं होगा, उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए और साथ से कहें जितनी जल्दी हो सके उसे तलाक दे दे। इसी सूरत में उसका वापस आना मुमकिन है। वो ये खत इसलिए वहाँ छोड़ कर आई थी कि उसके कमरे में कोई नहीं है और उसके हॉस्टल पहुँचने के बाद जब कोई उसके रूम का लॉक खोल कर जाएगा तो उसे वो खत मिल जाएगा। ये सोचते हुए उसने सीट की पूछ से आंखें मूंद ली। साथ ने फुल स्पीड में गाड़ी कॉलर की तरफ दुराई। इस वक्त उसका गुस्से से बुरा हाल था। उसे ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि वो अब तक सबको धोखा देती आई है। इस बात ने उसे शदीद तैश में मुब्तला किया था। जैसे ही वो कॉलर के करीब पहुंचा, उसे चादर में लिपटी एक लड़की टैक्सी में बैठती नजर आई। उस लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वैसे तो वो उसे ना पहचानता, लेकिन फायजा बेगम जबरदस्ती उसे शादी की शॉपिंग दिखा रही थी। उसने परी की मेहंदी के ड्रेस की झलक हल्की सी देखी थी। अब ये देखना उसके लिए कारआमद साबित हुआ था क्योंकि वो पहचान गया था कि ये परी ही है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोकता, परी टैक्सी में बैठकर जा चुकी थी। साथ ने भी इस टैक्सी का पीछा किया और कुछ दूर जाकर टैक्सी में एक हॉस्टल के सामने जा रुकी और कुछ ही देर में परी टैक्सी से निकली और जितनी देर में उसने ड्राइवर को पैसे दिए, साथ भी अपनी गाड़ी से निकलकर परी के पीछे खड़ा हो गया। और जैसे ही वो पलटी, साथ को देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो जो खतरनाक तेवर लिए उसे घूर रहा था। परी ने डर कर थूक निकला और एक कदम पीछे हटी। साथ ने जारहाना अंदाज में उसका बाजू दबोचा और खींचता हुआ गाड़ी में लाकर गाड़ी में पटका और दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी जन से आगे भगाकर ले गया। परी ने डरकर एक नजर उसके चेहरे को देखा जो बिल्कुल स्पार्ट था। परी ने कुछ हिम्मत करके उसे मुखातिब किया, साथ वो मैं शट अप, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करके चुप करके बैठी रहो। साथ हलक के बल धारा जिससे वो एक पल के लिए बुरी तरह सहम गई, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि उसे डरना नहीं है, वो हक पर है। उसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया कि उसे अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा इख्तियार है। साथ ने अपने घर के बाहर गाड़ी रोकी जो उसने अभी फर्निश करवाया था और शादी के बाद उसने यहीं रहना था, लेकिन शादी तक क्योंकि सब परी के घर थे इसलिए यहाँ कोई नहीं था। साथ गाड़ी से निकला और परी की साइड का दरवाजा खोलकर उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर निकाला और घर के अंदर ले जाने लगा। उसके हाथ पकड़ने से परी की बहुत सारी चूड़ियां टूट चुकी थी। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। परी के ये कहने पर अंदर जाते जाते साथ ने रुक कर उसे घूरा और जोर से उसका बाजू पकड़कर ले जाने लगा और एक कमरे में ले जाकर बेड पर उसे पटका। जगली इंसान, तुम्हें तमीज नहीं है, इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा है। उसके ये कहने पर साद ने परी का मुंह दबोचा और चबा चबा कर बोला, अभी तो सिर्फ हाथ जोर से पकड़ा है, तुम्हारी इतने में ही बस हो गई है, अभी तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा भी मिलनी है। साद के इस कदर सख्ती से परी का मुंह दबोचा हुआ था कि दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। इन आंसुओं को भी बचा कर रखो, अभी तुमने बहुत रोना है और भागने का ख्याल अपने ज़हन से निकाल दो क्योंकि शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ये कहकर साद ने परी का मुंह छोड़ा। अपना हुलिया दुरुस्त करके गाड़ी में बैठो और अब मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन से तमाशे की बात कर रहे हो तुम? तमाशा तुमने मेरा बना दिया है। मेरी जिंदगी कोई तमाशा तो नहीं थी कि आकर एक दिन मुझे इत्तला दे दी कि तुम किसी पर मुसल्लत कर दी गई हो। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, साथ मुझे डाइवोर्स दो, मुझे अभी के अभी डाइवोर्स चाहिए। अब के पड़ी हिज़ियानी अंदाज में चिल्लाती हुई साद के गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहने लगी, वो मुझे डपटा। साद के जोरदार थप्पड़ से पड़ी के अल्फाज मुंह में ही रह गए और वो साद के थप्पड़ की ताब ना लाते हुए जमीन पर जा गिरी। बकवास बंद करो अपनी, और अब अगर तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुना ना मैंने तो जुबान काट कर फेंक दूंगा तुम्हारी। इसीलिए बेहतर होगा कि ये खन्नास तुम अपने दिमाग से निकाल दो। अब बंद करो ये तमाशा और उठो। ये कहते हुए साद ने पड़ी का बाजू पकड़ा और इसी तरह गाड़ी में लाकर बिठाया और गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी और साथ साथ घर फोन करके बताने लगा कि परी उसके साथ है, जबकि दूसरी तरफ परी रोने में मशगूल थी। उसने भागने से पहले सब कुछ सोचा था, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं कि वो इसी तरह पकड़ी जाएगी। परी ने एक शिकवा कुनाह नजर साथ पर डाली और गोया, तुम जबरदस्ती शादी तो कर लोगे, लेकिन देखना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी कि तुम खुद मुझे डाइवोर्स दोगे। तुमने जो करना है कर लो, लेकिन जो तुम चाहती हो वो तुम्हें हरगिज नहीं होगा, इसलिए ये ख्वाहिश अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। उसकी बात पर परी मुंह मोड़कर बैठ गई और दिल में बोली, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं देते हो डाइवोर्स, तुम्हारे तो अच्छे भी देंगे। घर पहुंचकर साद ने गाड़ी पार्किंग में पार्क की। परी फौरन गाड़ी से बाहर निकली और अंदर चल दी। सामने उसे फजर खड़ी नजर आई क्योंकि माहम और फजर पॉलर से आ गए थे। इतनी देर में साद भी आ गया था और सब कजन वहां जमा हो गए थे क्योंकि अब सब के सब हॉल में जाने वाले थे जहाँ मेहंदी का अरेंजमेंट किया था। साद भाई एक दिन रह गया था शादी में, थोड़ा तो इंतजार कर लेते। एक कजन ने शरारत से कहा। उसका इशारा पड़ी और साद के साथ होने पर था। पड़ी को फजर नजर आ गई थी, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ गई, जबकि साद पता नहीं हंस हंस कर क्या कह रहा था। परी फजर के साथ कमरे में आ गई और उसे अपने साथ होने वाले वाकये के बारे में बताया जो अब तक परी के साथ आने पर हैरान थी। सब सुनने के बाद उसने एक सर्द आ भरी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था परी ये ठीक नहीं है, अब तुमने अपने मुश्किलात में
और इजाफा कर लिया है। फजर ने परी को रसान से समझाया, मुश्किलात में तो अब उसकी इजाफा होने वाला है। मैंने भी अगर उसके नाको चनो नाना चबवा दिए तो मेरा नाम भी परी नहीं। परी प्लीज अब मजीद कोई बेवकूफ़ी मत करना, तुम्हें ये सब बेवकूफ़ी लग रही है। तुम खुद सोचो फजर, अगर तुम्हें ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल कर दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन तुम्हें कैसे अंदाज़ा होगा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ जो नहीं है। फजर ने दुख से सोचा कि अगर मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। उसका दिल चाहा कि वो परी को सब कुछ बताए, लेकिन अभी मौका नहीं था। थोड़ी देर में परी को मेहंदी के फंक्शन में ले जाया गया। हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां थी। परी को स्टेज पर बिठाया गया और फिर बारी बारी सबने मेहंदी की रस्म की, जिसमें परी उताई सी बैठी थी। साद और माहम की रस्म के बाद खाने वगैरह से फारिग होकर सब कजन से मिलकर डांस किया। फंक्शन काफी देर तक चलता रहा। परी कुछ देर तो बैठी रही, लेकिन जब थक गई तो वो अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलने के बाद वो बेड पर लेट गई और उस काया पलट के बारे में जो आज हुई थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने फैसला किया वो साद की जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। आज बारात थी और चूंकि फंक्शन दोपहर का था, इसलिए हर तरफ अफरा तफरी थी। कहीं किसी के जूते तो किसी के कपड़े इस्त्री होने वाले रहते थे। ऐसे में फजर परी का सामान इकट्ठा करते हुए उसे पार्लर चलने का कह रही थी, जो उकताई बैठी थी। पार्लर परी यार उठो, टाइम देखो, हम पहले ही लेट हो गए हैं। परी उठकर अपनी शादी के जोड़े के सामने खड़ी होकर देखते हुए सोचने लगी कि कैसे वो सिर्फ साद को जिद करने के लिए कोई भी जोड़ा पसंद नहीं कर रही थी। इस जोड़े पर भी उसने सिर्फ इसलिए एतराज किया था क्योंकि ये साद की पसंद का था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जोड़ा कैसा है, क्योंकि उसने सोचा था कि कौन सा पहनना है। उसका मकसद तो सिर्फ साद को जिद करना था, लेकिन अब उसे यही जोड़ा पहनना था। आह, परी ने सर्द आ भरी और पॉलर जाने की तरफ बढ़ गई। पॉलर पहुंचकर जब परी ड्राइवर को वापसी का टाइम बताने लगी तो उसे पता चला कि ड्राइवर ने उनके तैयार होने तक यहीं खड़े रहना है। उसे यकीन था कि ये साद का ही हुक्म होगा ताकि उसके दोबारा भागने के मंसूबे को नाकाम बनाया जाए। वो सर हिलाकर अंदर चली गई। कुछ ही देर में ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने उसे तैयार कर दिया। उसका लहंगा रेड और गोल्डन कलर का था। उसी की मुनासबत से उसका मेकअप किया था। लहंगे के कलर की मैचिंग ज्वेलरी और बालों का जूड़ा बनाया गया था, जिसकी चल नटे चेहरे पर थी और उसे देखने पर वो कोई अप्सरा मालूम होती थी। माम का लहंगा रेड और ग्रीन कलर का था और उसी की मुनासबत से मेकअप और ज्वेलरी थी, जिसमें वो इंतहाई जाज़ में नजर लग रही थी। फजर ने पिंक कलर का घुटनों तक आता फ्रॉक पहना था, जिसके गले पर कढ़ाई थी और बालों का जूड़ा बनाया था और साथ में मैचिंग ज्वेलरी थी और नेचुरल मेकअप में वो नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। वो सब तैयार होकर गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ बढ़ गए, जहाँ सारा इंतजाम किया था। हॉल में मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। हर कोई खूबसूरत मलबूसात में इधर उधर फिर रहा था। परी और माहम को भी ब्राइडल रूम में बिठा दिया गया। कुछ ही देर में इन्हें भी हॉल में ले जाया जाना था। दोनों बारातियों का इंतजार था। चूंकि परी की बारात तो यहीं से आना थी, इसलिए माहम की बारात का इंतजार था। कुछ देर में दोनों की बारातें आ गई तो माहम और परी को भी हॉल में ले जाया गया। दूल्हा दुल्हन के दरमियान जाली का पर्दा डालकर निकाह हुआ। परी और साद के निकाह का चूंकि किसी को इल्म नहीं था, इसलिए वो भी दोबारा किया और हर तरफ मुबारकबाद का शोर उठा। बारी बारी सबने आकर परी और साद और माहम और मुबीन माहम का शोहर के साथ तस्वीरें बनाई, जिसमें परी बेजार सा मुंह बनाकर बैठी थी। अपने मुंह के जाविये दुरुस्त खोले परी को मुंह बनाते देखकर साद ने आहिस्ता सी सरगोशी की, किसी और को सुनाई ना दी। मेरा मुंह है, मेरी मर्जी, जैसा मर्जी बनाऊं। साद ने उसके इस बात पर परी के हाथों पर चुटकी काटी, जिसे परी ने बमुश्किल जब्त किया, क्योंकि वो सबके सामने रिएक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि सबकी नजरें उन्हीं पर थी। परी ने उसे घूर कर देखा, जितना कहा है उतना करो। साद के ये कहने की देर थी कि परी ने अपने मुंह का जाविया और बिगाड़ा, जिस पर अब की बार साद ने सिर्फ उसे घूरने पर इत्तेफाक किया। तो मैं बाद में देखता हूँ। साद मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। आखिर में फजर और कुछ दूसरी कजन्स ने मिलकर दूध पिलाई की रस्म की। साद भाई चले जल्दी से दूध पिए और 1 लाख रुपए निकाले। फजर ने दूध का गिलास आगे करते हुए कहा। साद ने दूध पीकर ट्रे में वापस रखा और कहा, दूध तो मैंने पी लिया, ये बताओ ये इतने पैसे किस खुशी में दूं? क्या मतलब किस खुशी में? मैं अपनी इतनी प्यारी दोस्त आपको दे रही हूँ, इतने से पैसे तो कुछ नहीं उसके आगे। फजर ने प्यार से परी को देखते हुए कहा, जिससे ये रस्में एक आंख नहीं बहा रही थी, क्योंकि उसे ये रस्में बहुत पसंद थी, लेकिन जब वो ये दूसरों की होते हुए देखती थी तब। लेकिन अब बात और थी। इतने पैसों का क्या करोगी? मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं, आप बस पैसे निकालें। इतने पैसे कभी ख्वाब में भी देखे हैं? चलो बस 50 रुपए काफी हैं। साद भाई, फजर ने रूहानी शक्ल बनाकर कहा। तो फायजा बेगम ने कहा, साद तंग मत करो, चलो जल्दी दो। तो सॉरी तो साद ने पैसे दे दिए, जिस पर खुशी से शोर उठा और सब बारी बारी स्टेज से उतरने लगे। कुछ ही देर बाद रुखसती का शोर उठा और माहम और परी माँ बाप की दुआओं के साए तले रुखसत हो गए। रुखसती में माहम बहुत रोई, क्योंकि उसका ससुराल दूर था, जबकि आबदा बेगम और जाहिद साहब मुतमईन थे कि उनकी
बेटी अपनों में है। लेकिन परी की आंखें पूर्णम थी क्योंकि उसे अब अपनी पूरी जिंदगी एक नापसंदीदा शख्स के साथ गुजारनी थी। रुखसत होकर परी इसी घर में आई थी जिसमें उसे साथ लेकर गया था। घर में दाखिल होने के बाद उसे साथ का उस दिन का रवैया याद आया और फिर जब फायजा बेगम परी को उसी कमरे में लेकर गई तो उसे साथ के गुस्से से लेकर उसके थप्पड़ तक सब कुछ याद आ गया। खाना खाओगी? फायजा बेगम ने बहुत प्यार से परी से पूछा। नहीं फूफो, बहुत थक गई हूँ, खाना नहीं खाना। परी ने बच्चों की तरह कहा। अच्छा ठीक है, फिर तुम आराम करो, मैं साथ को भेजती हूँ। फायजा बेगम ये कहकर बाहर निकल गई जबकि साथ का नाम सुनकर परी का हल्क तक कड़वा हो गया। वो बेड से नीचे उतरी और ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर चूड़ियां उतारने लगी और बारी बारी सारी ज्वेलरी उतार कर अलमारी से कपड़े निकालकर नहाने चली गई। और जब वापस आई तो सादा से लॉन के सूट में मलबूस थी। साथ बाहर से फारिग होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो दुश्मन जान मौजूद थी, जिस पर गुस्सा होने के बावजूद उसका सजा संवरा रूप उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर उसकी आंखें शकन आलूद हुई कि बड़ी आम से लॉन के सूट में सोफे पर अपना तकिया दुरुस्त कर रही थी। उसे एक नजर देखकर फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। साथ आगे बढ़ा और तकिया दुरुस्त करती परी के हाथ को खींचा और वो जो इसके लिए तैयार नहीं थी संभलने के लिए साथ के कंधे को पकड़ा। ये क्या हरकत है? साथ थोड़ा गुस्से में बोला। यही तो मैं पूछती हूँ, ये क्या बदतमीजी है? परी साथ के कंधे से अपना हाथ हटाकर बोली। साथ ने ऊपर से नीचे तक परी को देखा। बदतमीजी तो अभी मैंने की ही नहीं है, लेकिन तुम ये बताना पसंद करोगी कि तुम किस हुलिये में हो तो करना भी मत। और अगर तुम्हें उम्मीद थी कि मैं रवायती दूल्हों की तरह तुम्हारा इंतजार करूंगी तो ये खुशफहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। तुम जबरदस्ती धौंस जमा कर मुझसे शादी तो कर सकते हो पर मुझे हासिल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ अपने मामा बाबा की वजह से खामोश हूँ। अच्छा, और अगर मैं मामू मानी को जाकर बताऊं कि उनकी बेटी क्या कारनामा सर अंजाम देने वाली थी तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। परी तकरीबन चिल्लाई थी। चिल्लाओ मत, मुझे ऑर्डर नहीं, तुम मुझे ऑर्डर नहीं, मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा ही करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। एनीवे ये तमाशा बंद करो और बेड पर चलकर सो। साथ परी का हाथ पकड़कर बेड तक ले गया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, छोड़ो मेरा हाथ। तुम चुप करके लेट रही हो या नहीं? साथ ने उसे आंखें दिखाई तो वो चुप करके एक तरफ लेट गई जबकि साथ चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ भाग गया। कड़े को भी दूसरी साइड पर रुखसती के बाद हॉल खाली होना शुरू हो गया था। फजर अभी हॉल में ही थी कि उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से फोन आने लगा। फजर ने कुछ सोचकर फोन उठा लिया। हेलो स्वीट हार्ट, दूसरी तरफ से इंतहाई शोखी से कहा गया। क्यों फोन किया है? फजर आलियान की आवाज पहचान कर उकताए हुए अंदाज में बोली। कहाँ हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि परी की शादी है, तो अभी हॉल में ही हूँ। आलिया ने हॉल का नाम पूछा और कहा 5 मिनट में बाहर आओ। कहाँ बाहर? फजर ने हैरान होकर पूछा। हॉल से बाहर। लेकिन इससे पहले कि फजर कुछ कहती आलिया ने फोन बंद कर चुका था। फजर भी मुंह बनाती बाहर की तरफ चल दी। वो बाहर जाकर इधर उधर देखने लगी कि उसे अपने बिल्कुल पीछे किसी की सरगोशी सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ। आलियान की आवाज पर वो उछली और फजर जिसका एक कंधा दीवार के साथ लगा था और वो सामने देख रही थी तो आलियान के आने से वो दीवार के साथ लग गई। आलियान ने उसकी दोनों तरफ हाथ रखकर उसका रास्ता रोक दिया। आलियान पीछे हटो, फजर ने घबरा कर कहा। क्यों? ये कहते हुए आलियान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। आलियान प्लीज, कोई आ जाएगा तो आ जाए, मैं किसी से डरता हूँ क्या? आलियान फजर को दिलचस्पी से देखते हुए बोला। उसके चेहरे पर आई लट को पीछे किया जिस पर डर की वजह से फजर ने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली और खोली तो उसमें आंसू थे जिन्हें देखकर आलियान पीछे हट गया। शादी खत्म हो गई है ना? अब तुम कल यूनिवर्सिटी आ रही हो? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करूंगी। आज रात रेस्ट करना और कल तुम मुझे यूनि में मिलो। ये कहकर वो चला गया और फजर वहीं गुमसुम खड़ी रह गई। साथ की जब आंख खुली तो परी कमरे में नहीं थी। वो भी फ्रेश होकर बाहर आ गया। मामा नाश्ता दे दे, बहुत भूख लगी है। ऊंची हाँक लगाते हुए साथ सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद फायजा बेगम नाश्ते के साथ हाजिर हुई और साथ रगबत से खाने लगा। जब फायजा बेगम बर्तन उठाने आई तो साथ से बोली। साथ एक काम करो, तुम परी को छोड़ाओ। पहले कहाँ छोड़ाऊं? साथ माथे पर बल डालकर बोला। यूनिवर्सिटी छोड़कर आओ, उसकी पहले ही बहुत पढ़ाई का हर्ज हो गया है। क्या हो गया है मामा? अभी कल ही उसकी शादी हुई और मोहतमा को आज ही यूनिवर्सिटी जाने का शौक चढ़ गया। साथ ने सामने से आती परी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ, कोई मौज मस्ती करने नहीं जा रही। जो मैं शौक पूरा करने के लिए जा रही हूँ। इससे कहें मेरी पहली बहुत छुट्टियां हो गई हैं, मुझे छोड़कर आए, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। परी ने पहले साथ से कहा और फिर फायजा बेगम से मदद मांगी। मामा आप देख रही हैं उनसे? साथ ने भी बच्चों की तरह शिकायत की। हाँ तो सही कह रही है, जाओ छोड़कर आओ। साथ ने पहले परी को घूरा और फिर कहा 5 मिनट में बाहर आओ वरना छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर साथ बाहर निकल गया और परी फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा कर अपना बैग लेने चली गई।
पूरे रास्ते साद का मुंह बना रहा, जबकि परी अपनी बात मनवाकर बहुत खुश थी। यूनिवर्सिटी के सामने गाड़ी रोककर साद ने पूछा, लेने कब आऊं? तुम रहने दो, मैं फजर के साथ जाऊंगी। वैसे भी आज मैंने वापसी पर घर जाना है। मेरा घर ही अब तुम्हारा घर है, वो घर तुम्हारा था। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं शाम को लेकर जाऊंगा। आप चुपचाप ये बताओ कब लेने आऊं? जब कुछ देर परी कुछ ना बोली तो उसने दोबारा पूछा, बताओ, तुमने ही कहा था चुपचाप बताओ। तो मैं बोल कैसे सकती थी? परी ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। तुम मेरी कितनी फरमाबरदार बीवी हो ना, मुझे अच्छी तरह पता है। जब आना हो मुझे फोन कर देना। अब उतरो, अब लेट नहीं हो रही। अगर तुम्हारी याददाश्त ठीक है तो तुम्हें याद होगा कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। अच्छा फोन दो अपना, साद ने गहरी सांस लेकर कहा। तो परी ने अपना फोन साद की तरफ बढ़ा दिया। साद ने अपना नंबर सेव करके अपने फोन पर बेल दी और फोन परी की तरफ कर दिया। परी फोन बैग में डालकर गाड़ी से उतर गई और साद उसके अंदर जाने तक उसे देखता रहा। और जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर